अच्छा जी, आई थिंक सो के लास्ट टाइम हमने कुछ काउंटिंग पढ़ी थी। ये यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और करते करते हम इस काउंटिंग टेक्निक पर एट द एंड जो है वो पहुंचे थे। और लाइक ये भी कर लिया था हमने, इसको भी यहाँ तक भी हो गया था लाइक दिस वन। और फिर आप आई थिंक सो कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी जो है वो कोट की थी कि जी आप लोगों ने वो एग्जांपल सॉल्व करनी है। तो कोई बता सकता है कि क्या आप लोगों ने वो जो लास्ट टाइम एग्जांपल थी मैंने आपको दी थी, तो वो आपने वो एग्जांपल जो है वो परफॉर्म की है या नहीं की है?
ये मेरा ख्याल मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम एग्जांपल जो है ये शेयर की थी कि किस तरह से हम इसको ये सॉल्व कर सकते हैं। If 10 students from section A, 20 students from section B, 5 students from section C, तो हमारे पास एक्सप्रेशंस बन गई 10A plus 20B plus 5 और C, ये एक्चुअली इसमें था। तो देन क्वेश्चन ये था इट इज फ्रॉम C। तो टोटल 35 स्टूडेंट्स बनते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच सेक्शन रिप्रेजेंटेशन इन द सिलेक्शन। 3 की सिलेक्शन करनी है और हर स्टूडेंट की इसमें जो है वो कहता है जी कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इन्वॉल्व है। चलें जी, अब जरा टर्न बाय टर्न हम आप लोगों से पूछते हैं कि जो पहला पार्ट है जिसमें कहा यह जा रहा है कि यहां से 3 की सिलेक्शन हमें परफॉर्म करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए चले टोटल ये तो लिखे ना पहले 35C3। अब यहां पर क्वेश्चन बन गया है कि कोई ऐसी काउंटिंग करे जिस तीन लोगों को सिलेक्शन करनी है और ऐसी काउंटिंग करें जिसमें हर सेक्शन का स्टूडेंट उस सिलेक्शन में होना चाहिए। जी पहले तो आप ये बताएंगे कि कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है? हाउ मेनी ऑफ यू, इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, देखा है? अब्दुल रहमान सैफ आपने किया है, ओके। एनीवन एल्स? उसामा फयाज, ठीक है। एनीवन एल्स? 2 लोगों ने किया है। बाकी लोग मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना स्लैग है, पढ़ते नहीं है, ठीक है ना? तो आपकी खुशकिस्मती बताऊं क्या है कि आप मेरे पास नहीं है, यानी कि फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं है। कॉलेज वालों से पूछें, अगर मैं स्टूडेंट्स को बड़े प्यार से पढ़ाता हूं और उनको अपने बच्चे समझता हूं, तो घर में तो मैं अपने बच्चों को ना काम करने की वजह से मारता भी हूँ। मेरे पास अगर आप होते ना तो मैं क्या करता होता हूँ, मैं बाहर कॉलेज का चक्कर लगवाता होता हूँ जी स्टूडेंट्स को। हाँ, मुझे अपने स्टूडेंट से बड़ी हमदर्दी है और मैं नहीं चाहूंगा कि वो काम ना करें, तो मैं जब वो बड़ी लाइट पनिश करता हूँ, बस उनको मैं एक लाइन में खड़ा करता हूँ, कहता हूँ कॉलेज का एक चक्कर लगा के ना बस क्लास में बैठ जाओ। और आपने कहना कि ये क्या मसला है, लेकिन सारे कॉलेज को पता चल रहा होता है कि ये सारा आरफ की पनिशमेंट है कि स्टूडेंट एक लाइन में कॉलेज का चक्कर लगा के अपनी क्लास में बैठ गया 2 मिनट में, ठीक है ना? उन्हें इतनी शेम फील होती है कि नेक्स्ट टाइम काम कर। तो बच्चों आपने काम करना है। मैं एक आध से इसका रिस्पांस ले लेता हूं कि उसने किस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है वो अटेम्प्ट किया था। जी, कैसे आपने इस क्वेश्चन को किया? सिर्फ आप मुझे ये लिखा दें कि क्या लिखा जिसका मतलब था कि ईच सेक्शन हैज अ रिप्रेजेंटेशन इन द सिलेक्शन। सर इसमें टोटल 3 स्टूडेंट्स थे तो हर सेक्शन का एक एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया है। हर सेक्शन का एक एक, यानी कि आपने एक्सप्रेशन ये बनाई होगी कि 1 C10 स्टूडेंट 1 फ्रॉम सेक्शन ए, 1 1 फ्रॉम from B and सेक्शन 1 from बी C। एंड 1 फ्रॉम सी। बिल्कुल सही है। यस 3 लोग हैं, ईच की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अब हमने इसकी काउंटिंग भी परफॉर्म करनी थी। वो जो एक स्टूडेंट है वो टोटल 10 है, 10 में से एक यस सर मल्टीप्लाई बाय इसमें टोटल 20 है, तो 20 में से 21 और ये 20C1 5 मल्टीप्लाई बाय 5C1 5C1। न्यूमिनेटर को डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को जो है वो पिक। बाय 35C3। जी, जो भी आंसर तो देखे ना, कैलकुलेटर अब आपके पास है तो मुझे ये नहीं कंसर्न होती कि इसका ट्रू आंसर क्या है, बस मुझे ये कंसर्न होती है कि जी ये आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। अच्छा, जब सेकंड आ गया, सेकंड पार्ट है ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम सेक्शन। तमाम के तमाम जो स्टूडेंट हैं वो कहता है जी सेम सेक्शन से होने चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम सेम सेक्शन। जी, अब ये कितने लोगों ने किया? ऑल स्टूडेंट फ्रॉम सेम सेक्शन। शाबाश, रेज योर हैंड्स सो दैट आई कैन आस्क देम टू परफॉर्म आंसर दिस क्वेश्चन। अब्दुल रहमान सैफ एंड स्टिल उसामा, ओके। एनीवन एल्स? फातिमा का माइक मैंने ऑन तो गलती से कर दिया लेकिन वो जवाब भी नहीं दे रही। चले,
अब्दुर्रहमान, आपने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है? आप मुझे जिस तरह से उसने लिखाया था ना, वो सिर्फ ये लिखा दें कि आपने क्या क्या लिखा है इसमें, कैसे लिखा, जिसका मतलब है ऑल स्टूडेंट फ्रॉम सेम सेक्शन। 3 स्टूडेंट लेने हैं फ्रॉम सेक्शन ए 10C3। नहीं, आप मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन लिखाएंगे। आपने लिखा है कि 3 लोग हैं, सेम सेक्शन का मतलब है कि तीनों के तीनों जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम सेक्शन सेक्शन ए से आ जाए। ओके, अच्छा, इसके आगे क्या लिखना है? एंड लिखना है क्या और लिखना है? और लिखना है ना, या बिल्कुल सही है, इसमें यही गड़बड़ आपने करनी है। तीनों स्टूडेंट अगर सेक्शन ए से आते हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो हम कहेंगे सेम सेक्शन। तो आप कहें जी अगर या तीनों के तीनों बी से आ जाए तब भी हम कहेंगे सेम सेक्शन, और तीनों के तीनों सी से आ जाएंगे तब भी हम कहेंगे सेम सेक्शन। अब 10 स्टूडेंट सेक्शन ए से हैं, चूंकि और का वर्ड है, तीनों के तीनों बी से हैं चूंकि और का वर्ड है, और तीनों के तीनों सेक्शन सी से हैं, और टोटल जो है वो 35C और 3 आ जाएगा। जो भी इसका प्रॉपर आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को जो है वो प्रॉपरली एड्रेस कर लिया है। तो ये ना इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके प्रीवियस एग्जाम में जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है जी। तो देन अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन रह गया है, थर्ड वन, के नो स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए। ये कौन बताएगा मुझे? नो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है, नो स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए से कोई नहीं होगा। फातिमा का एक्चुअली माइक नहीं बंद हो रहा। चले, अब आई थिंक सबके हो गए। अच्छा जी, स्टिल द सेम स्टूडेंट्स, Abdurrahman Saif and then the Osama Fayaz. Still only 2 from the class. Okay, Nirma, आपने भी इसको किया है, मैं वेट कर रहा हूँ for many of others also solve this problem. चले हम फिर निर्मा से पूछते हैं। नम्रा, आई थिंक सो, नम्रा आबद, वो थोड़ा सा विजन का मसला। ओके, हाँ जी नम्रा, आपने कैसे इसको सॉल्व किया है? नो स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए के लेने तो सेक्शन बी और सेक्शन सी के मिला के 25 हो गए, 25C/3। 25C/3। सेक्शन ए में जो 10 स्टूडेंट हैं उनको, उनमें से कोई नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट रह गए जिसको सेक्शन ए से नहीं है वो 25 हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 25C/3/35C/3। बिल्कुल सही है। तो इस तरह के ना क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितने भी मैंने आपके कम आते हैं क्वेश्चन, आप कहें जी कम आते हैं, ये तो आपने 4-5 ही करा दिया, कह दिया कि हर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये 10 सालों के हैं, 10 सालों के। लेकिन बात यही है कि अगर ये 2 नंबर का या 3 नंबर का आपको आ जाए तो फिर तो आप फंस गए ना। इसलिए ये मैंने जरा थोड़ा डिटेल के साथ जो है वो इन चीजों को जो है वो परफॉर्म किया है। तो आई थिंक सो कि आपको अब ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। सर जी सर, जब और आएगा तब प्लस का साइन लगेगा, जब एंड आएगा तब ना, मतलब जी, मल्टीप्लाई आएगा। जब और आएगा और प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में किसी जगह पर भी और का अगर साइन आएगा उसको आप यूनियन के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में उसे प्लस लिखना है। एंड का जहां पर भी कंसेप्चुअली वर्ड आएगा उसको इंटरसेक्शन के साथ लिख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में उसे माइनस करना, मल्टीप्लाई करना है। तो और का मतलब होता है ये हो जाए या ये हो जाए, जैसे जनरल लाइफ में। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाकई बड़ी सिंपल सी होती हैं, लेकिन हम कहते हैं चूंकि जी हम जरा मैथ स्टैट पढ़ रहे हैं तो पता नहीं इसके कोई क्या मतलब है। तो एंड और आर के जो जनरल लाइफ में आम मीनिंग में नहीं आता, तुम आ जाओ यार या तुम आ जाओ, तो हम कह रहे हैं कोई एक आ जाए, इस तरह से। और एंड का मतलब होता है दोनों, यानी कि जो भी स्टेटमेंट मेंशन है उसमें एंड है। तो देखना, अगर मैं आपको कहूं कि 3 स्टूडेंट हैं, हर सेक्शन से एक होना चाहिए, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि पहले सेक्शन से एक आ जाए या दूसरे सेक्शन से आ जाए या तीसरे से आ जाए। तो आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे, कहेंगे पहले से एक आए एंड दूसरे से भी एक आए एंड तीसरे से भी एक आए, तो फिर ही आप ये वर्ड बोल सकते हो कि जी हाँ तीनों सेक्शन से एक एक स्टूडेंट जो है वो हमारी रिप्रेजेंटेशन में जो है वो आ रहा है। तो फिर एंड और के वर्ड जो है वो आपको बड़े अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए।
आई थिंक सो। बाकी तो किसी ने कोई क्वेरी मुझसे नहीं करनी। सर एग्जांपल नंबर 23 में वो ना नीचे एक पी वाला है, वो समझ नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर, मैंने नंबर नहीं लगाए, आप मुझे बता सकते हैं ये वाली या इससे नेक्स्ट क्या कौन सी आप कह रहे हैं? सिर्फ एक मिनट, मेरे पास नोट्स है, मैं जरा नोट्स अपने पिक कर, एक मिनट। जी मेरे पास जो एग्जाम्पल नंबर 23 है, क्या वो पेज 91 पर है? 119। 119 और एग्जाम्पल नंबर 23, इफ क्लब हैज, ये वाली आप कर रहे हो? यस सर। जी ये मैंने करनी है डिस्कस। ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बीच में समझ लें आ गई है, मैं इसको आज के लेक्चर के एंड पर मैंने एक्चुअली इसको डिस्कस किया। वो ना थोड़ा सा इसमें परमुटेशन की चीज आती है, वो बीच में आ गई है, लेकिन आज मैं इसको एंड पर एक्चुअली इसको आज ये डिस्कस करूंगा एंड पर। लेकिन हाँ जी, और कोई किसी को कोई है इशू तो आप पूछ सकते हैं। जी उसामा। सर ये थर्ड पार्ट था जो आपने कल होमवर्क दिया था उसका, कि ए सेक्शन में से कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जी सर, उसमें हम 10C0 करके कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसका तब तो 25C नहीं ना आएगा? नहीं, फिर क्यों नहीं आएगा? आपने 10C0 तो कर दिया है, नो स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए। याद है मैं कहता हूं सिलेक्शन पूरी करनी है, हो गई है पूरी? मैंने कहा था ना, क्या कहता था मैं? कहता था 4 लेने हैं, एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया, बाकी 2 बच गए हैं, तो कहता नहीं था वो फलां से है। तो सिलेक्शन तो पूरी हुई नहीं है। कितने की सिलेक्शन पूरी करनी? 3 की। तो सिलेक्शन भी तो पूरी करे ना। तो ए से नहीं आएंगे, इसका मतलब यहां से आएंगे, ये आप पूरी हो गई, ये आप पूरी हो गई, ठीक है ना। सिलेक्शन तो पूरी करनी है ना। ये जो जितनी भी हमने प्रीवियसली एग्जांपल अगर आप नोट करें, तो यहाँ पर जब हम करते थे तो मैं साथ ये भी कहता था कि जी सिलेक्शन जो है लाइक दिस वन, कि जी आपको सिलेक्शन भी तो पूरी करनी कंसर्न थी। 2 रेड, आप फिर इतना ना लिख देते 3C2 जिस तरह से था, नो स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए, आप कहें जी लिख दिया जी 2 रेड, लेकिन कितने बॉल हैं? 4। सिलेक्शन पूरी करनी है, हाँ जी अभी 2 बचे हुए हैं, वो 2 कौन है? वो रेड नहीं होंगे, वो नॉट रेड होंगे। हाँ अब 4 की सिलेक्शन पूरी होगी, अब ठीक है। तो सिलेक्शन भी तो पूरी करें ना। 10C0 लिख दें, नो स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए, तो 10C0, लेकिन क्या 3 की सिलेक्शन पूरी है? अभी तो तीनों के तीनों ही बचे हुए हैं, तो वो 3 कौन कहां से आएंगे? वो फिर नॉट सेक्शन ए से आएंगे ना, तो इसलिए। हाँ जी आपको क्लियर है? यस सर। चलो जी मुबशर। सर ये हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं जी सर, ये सिलेक्शन है सर, एक परमुटेशन होता है सर इनमें जी। वो difference क्या एक्चुअली है? नम्रा ने जो क्वेश्चन किया था ना 23, वो एक्चुअली उसमें यही था, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। क्योंकि फिलहाल आपने तमाम प्रॉब्लम्स में देखा कि ये कॉम्बिनेशन ही लगना है, तो फिर बिल्कुल आखिर पे मैं इसलिए कि वो बीच में वो कंफ्यूज ना आप हो जाए कि अब ये परमुटेशन आ गया है, तो बिल्कुल लास्ट पे जाके मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि कब हमें परमुटेशन करना चाहिए और कब हमें कॉम्बिनेशन करना चाहिए। ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया जी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, एक्चुअली तो हमने ये सारा प्रॉब्लम्स पढ़ लिया, कॉम्बिनेशंस वगैरह पढ़ लिए, लेकिन पढ़ हम डिस्ट्रीब्यूशंस रहे थे। पहले हमने बाइनोमियल पढ़ी, फिर हमने पॉइसन पढ़ी, और फिर हम बीच में से स्किप करके ये काउंटिंग टेक्निक की जाने चले गए। ऐसा ही हुआ था ना। बेसिकली जो लास्ट एक्सरसाइज आपसे की है, जिसमें वो कॉम्बिनेशन से मैंने काउंटिंग एक्चुअली परफॉर्म की है, वो सारी की सारी काउंटिंग हाइपर ज्योमेट्रिक जो तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काम ही ये था, उसमें सिर्फ करनी ही मुझे काउंटिंग थी। ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने आपको गिनना सिखा दिया और उसके बाद कह दिया कि चले जी अब अपने पैटर्न पर आ जाए कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।
पढ़ेंगे अब हम ऐसे ही। पहले हमने पढ़ा बाइनोमियल कब यूज होती है, बाइनोमियल यूज करने की कंडीशन क्या है, बाइनोमियल यूज करने का फार्मूला क्या है, NCX p पावर x q पावर n माइनस x। फिर पढ़ा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने का फार्मूला क्या है, और देन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो है वो डिस्कस की। अब ये हाइपरज्योमेट्रिक है, काम इसका हमने कर लिया है, बस मैंने उसको पैटर्न पर लेकर आना है। There are many situations in which the condition of independence is violated and the probability of success does not remain constant from trial to trial are called hypergeometric. आप उस कंडीशंस की बजाय डायरेक्टली इस पर आए ना, वो इधर से हमें आइडिया हो जाएगा। 4 कंडीशन थी बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करने के लिए, 4 रिक्वायरमेंट थी। जो भी एक्सपेरिमेंट उन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, देन हम कहते हैं कि बाइनोमियल फार्मूला उसके ऊपर जो है वो यूज किया जा सकता है। पहली कंडीशन पढ़ता हूं, द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन रिपीटेड ट्रायल। ये बाइनोमियल में तो वही था, सेम एज बाइनोमियल। ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स, सेम एज बाइनोमियल। लेकिन तीसरी और चौथी कंडीशन बदल गई। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, चेंज होते जाएंगे फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। लाइक 5 रेड बॉल्स हैं, 10 ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल 15 बॉल हैं। अगर मैं एक बॉल यहां से निकालूं और आपसे क्वेश्चन करूं कि रेड बॉल आने का क्या चांस है, तो 5/15 पहली दफा। उसके बाद कहेंगे अब जरा दोबारा रेड बॉल निकालें, अब क्या चांस है। याद है ये 4 रह जाएंगे, एक तो निकल गया है, ये 14 रह जाएंगे, एक तो निकल गया है। अब आप कहेंगे कि जी दूसरी दफा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो गई है, वो 4/14 आ गया। यही वर्ड मैंने यहां लिखा, चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि वो हर ट्रायल में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज होती जाएगी। एंड द ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली नॉट इंडिपेंडेंट। मैंने रेड कलर से इसलिए इनको लिखा है, यहां पर लिखा हुआ था बाइनोमियल में नो चेंज एंड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, और यहां पर एक्चुअली जो है वो मैंने इसको रिवर्स कर दिया कि ट्रायल टू ट्रायल चेंज भी होगी और ट्रायल भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अच्छा, एग्जाम में अगर आपको ये हाइपरज्योमेट्रिक वगैरह का प्रॉब्लम आता है तो बहुत ज्यादा आपको वरी नहीं करना जी, ये हम कैसे गौर से कंडीशनें चेक करेंगे। बाइनोमियल की तो मैंने आपको बता दी, बस जी क्वेश्चन स्टार्ट करें और देखें एनपी मिल गया, एनपी मिल गया तो इसका मतलब हमारा जो है वो फॉर्म सॉल्व हो गया और उसके पैरामीटर्स हैं। इसी तरह से हाइपरज्योमेट्रिक हम हर उस सिचुएशन में यूज करेंगे जब हमारे पास कुछ टोटल ऑब्जेक्ट्स मेंशन हो, टोटल ऑब्जेक्ट्स मेंशन हो, और फिर 2 या इवन 2 से भी ज्यादा कैटेगरीज में कितने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मेंशन हो। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये देखें, टोटल ऑब्जेक्ट्स मेंशन है, एक कैटेगरी में कितने हैं, दूसरी में कितने हैं। अगर आप इसकी बैक पे चले जाएं, टोटल नंबर मेंशन है, एक कैटेगरी में 8 है, दूसरी में 6 है। टोटल स्कोरिंग शॉट 12 है, 3 कैटेगरी मेंशन है, कोई बात नहीं, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन टोटल मेंशन है, हर कैटेगरी मेंशन है। टोटल मेंशन है, हर कैटेगरी मेंशन है, और टोटल मेंशन है, हर कैटेगरी मेंशन है। इसका मतलब ये सारे फिर हाइपरज्योमेट्रिक वाले ना, बस ठीक है। जैसे ही आपको नजर ये आए कि टोटल मेंशन है और हर कैटेगरीज मेंशन है, तो देन आप फौरन कह देंगे जी ये तो प्रॉब्लम हाइपरज्योमेट्रिक का हो जाएगा। और एग्जामिनर कभी कंडीशन लिख देता है कि जी अगर ये हो जाए, ये हो जाए, ट्रायल चेंज, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए, ट्रायल इंडिपेंडेंट ना रहे, तो क्या यूज करेंगे, तो फिर हम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसे यूज करेंगे। Appropriate k of the units of one kind classified as success। वही बात, एक जो 2 कैटेगरीज होंगी, एक कैटेगरी को हम सक्सेस कह देंगे और उसमें यूनिट्स कितने होंगे उसे हम k लिख देंगे। कौन सी सक्सेस कैटेगरी कहनी है जो देखते हैं। एंड रिमेनिंग, फर्ज करें हमारे पास टोटल n यूनिट थे, 2 कैटेगरीज थी, इस कैटेगरी में टोटल यूनिट कितने होंगे उसे हम k कह दिया करेंगे नोटेशन में। अब इधर कितने बच गए रिमेनिंग, आप कहेंगे n टोटल है और इसमें से k। लाइक फर्ज करें 15 टोटल थे,
इस कैटेगरी में 5 थे, तो फिर आप 15 में से 5 को माइनस करके 10 कह देंगे ना। तो यहां पर जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम n से रिप्रेजेंट कर देंगे। मैंने चूंकि ना फार्मूला आपको एक्चुअली हाइपरज्योमेट्रिक का बताना है, कैलकुलेशन आपको आती है, वो फार्मूला सिर्फ इसलिए याद रख लें कि मे भी एग्जामिनर कभी कह दे कि ये बताएं जी किस डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। तो उस फार्मूले में n जो हुआ करेगा वो टोटल ऑब्जेक्ट्स हुआ करेंगे, k हुआ करेगा एक कैटेगरी के ऑब्जेक्ट, और n माइनस k हुआ करेगा रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द अदर कैटेगरी। सक्सेस कैटेगरी को हम उसके ऑब्जेक्ट्स को k लिखा करेंगे। आप कहेंगे सक्सेस किसे कहना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर डिफेक्टिव आइटम्स की फाइंड करनी है तो जो टोटल डिफेक्टिव आइटम्स होंगे उन्हें हम सक्सेस कैटेगरी का जो है वो नाम दे देंगे। फार्मूला एग्जैक्टली जैसे बाइनोमियल का लिखा फार्मूला, जैसे पाइथन का लिखा फार्मूला, एग्जैक्टली उसी तरह से मैंने हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला भी मेंशन कर दिया। KCX n माइनस k Cn माइनस x और NCn। KCX मल्टीप्लाई n माइनस k Cn माइनस x होल डिवाइडेड बाय NCn। जरा अपने प्रॉब्लम्स को तो देखें, हमने सारे प्रॉब्लम ऐसे किए हुए, ये देखिए, ये समझ लें KCX है, ये n माइनस KCX है, ये NCn है, वो सारे प्रॉब्लम हमने ऐसे किए हुए हैं। सिर्फ उस वक्त मैंने फार्मूले का नाम नहीं बोला था। आप भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने भी फौरन उसी तरह से काउंट करके कर देना है। ये सिर्फ उस सूरत में आपने याद रखना है कि वो पूछ सकता है जी कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या फार्मूला अप्लाई करने की कंडीशंस क्या हैं, कंडीशन याद करें। फार्मूला पूछ ले तो याद करके आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला जी फार्मूला है। के पूछ ले तो क्या है, तो वो है कि सक्सेस कैटेगरी में कितने यूनिट है टोटल, और दूसरी जो कैटेगरी है फेलियर कैटेगरी, उसमें टोटल ऑब्जेक्ट्स या यूनिट्स कितने हैं। इसके एक्चुअली 3 पैरामीटर्स हैं, बाइनोमियल के 2 हैं। NP पाइथन का 1 है, म्यू, और हाइपरज्योमेट्रिक के 3 पैरामीटर हैं। फर्स्ट वन कैपिटल N, दैट इज द टोटल ऑब्जेक्ट्स। दूसरा पैरामीटर स्मॉल n, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, कितने मैंने सिलेक्शन करनी है। K टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन, यानी कि सक्सेस कैटेगरी में कितने हैं। तो ये इसके 3 पैरामीटर है। रिमेंबर, टोटल ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड द टोटल ऑब्जेक्ट इन सक्सेस कैटेगरी। क्योंकि यहाँ कैटेगरीज होंगी ना, ये जी रेड है, ये ब्लू है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो उनको हम कैटेगरीज कह देते हैं और फिर कह देते हैं कि टोटल नंबर उनमें जो है वो कितने आ रहे हैं। N and K are called the parameters of the hypergeometric। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि हो सकता है कि 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए। How many parameters for the hypergeometric distribution? That is 3. Total objects capital N, selected objects small n, K total number of objects in the success category। Success क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई होता है ना डेटा, इतने रेड हैं, इतने ब्लू हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, इतने चौके लगाए, इतने छक्के लगाए, ये कैटेगरीज है ना, उसमें टोटल भी दिया हुआ होता है। तो के उस कैटेगरी के नंबर को कहना जो हमारे लिए सक्सेस कहलाए। एक क्वेश्चन करते हैं, और ये नंबर मैं यहाँ पर एक्चुअली लिखना शायद भूल गया हूँ। ये आपके ना मेरा ख्याल नोट्सों का ना, जहाँ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है, मैं अभी इसका नंबर भी आपको दे देता हूँ। ये आएगा जी आपका जो पेज है 121, इसमें एग्जांपल 27 है, एग्जांपल नंबर 27 है, पेज 121, 121 पेज पे 27 नंबर एग्जांपल यही है। टू अवॉइड डिटेक्शन एट कस्टम्स, अ टेबरल हैज प्लेस्ड 6 narcotic tablets in a bottle containing 9 vitamin pills that are similar in appearance। यानी कि कोई कस्टमर है, वो एयरप्लेन फ्लाइट पे बाहर जाने लगा है, तो उसने क्या किया है कि उसने मंशियात की 6 गोलियां बनाई, 6 नारकोटिक टैबलेट्स, 6 गोलियां उसने नारकोटिक की बनाई, इन अ बॉटल containing 9 vitamin pills that are similar in appearance, जो कि बिल्कुल उसी तरह से थी। लाइक वो कोई बॉटल थी, उसने 6 गोलियां
नारकोटिक की बनाई, 9 उसमें विटामिन की गोलियां डाल दी, बिल्कुल एक ही तरह की थी, कलर और साइज और शेप, धोखा देने के लिए ना। लोग ऐसे ही वो मंशियात स्मगल करते हैं कि जी ये तो मैं दवाई लेके जा रहा हूँ ना, लोगों ने उन्होंने दवाइयों भी पर भी पाबंदी लगाई हुई है। तो ये कोई ट्रेवलर था, वो स्मगलिंग करना चाहता था, नारकोटिक टेबलेट्स ले जाना चाहता था, तो ये उसने एक स्कीम सोची। उसने विटामिन की गोलियां ली, जिस तरह की वो थी शेप थी, तो उसने नारकोटिक की भी उसी शेप की बना ली और उसी बोतल में डाल दी। अब उस बोतल में 6 गोलियां ऐसी हैं जो कि नारकोटिक की हैं और 9 गोलियां ऐसी हैं जो कि विटामिन हैं। टोटल उस बोतल में 15 गोलियां जो है वो अवेलेबल है। 6 एक तरह की हैं नारकोटिक, 9 एक तरह की हैं विटामिन। इफ द custom officials selects 3 of the tablets at random for analysis. If the custom officials selects 3 of the tablets at random for analysis, what is the probability that, क्या chance है, the traveler will be arrested for the illegal possession of narcotic. वो जो ट्रेवलर है वो इसलिए पकड़ा जाएगा कि जी उससे मंशियात जो है वो बरामद हो गई। तो वो जो कस्टम ऑफिशियल है, वो जो गवर्नमेंट का वहां पर बंदा खड़ा किया गया है, उसने कितनी गोलियां निकालनी है? 3। ऐसा ना बोतल थी क्या भी इसमें, वो जी दवाई लेके जा रहा हूँ विटामिन की गोलियां, दिखाओ जरा। बोतल उसने ऐसे हाथ पर डेली, सारी नहीं, 15 की 15 गोलियां नहीं निकाली उसने सिर्फ 3 गोलियां निकाली है। अब हो सकता है कि वो जो 3 गोलियां निकाली हो, क्योंकि उसने एट रैंडम निकाली, उसको क्या पता है, बाय चांस तीनों के तीनों विटामिन पिल्स आ गई, तो फिर तो बच गया ना, फिर तो निकल गया। वो कहेगा हाँ जी देखा मैंने कहा था ना विटामिन ही है, ओके। लेकिन यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके पकड़े जाने की। तो 2 कैटेगरीज मेंशन है, टोटल मेंशन है, ये तो हमें कंफ्यूजन नहीं है। कैपिटल एन 15 है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स 3 है, ठीक है ना। अब बात आ गई कि जी 2 कैटेगरी बस के रह गया है, मैं सिर्फ पैरामीटर आपको पूरे करा रहा हूं, के रह गया है। अब उसको वो पकड़ा जाएगा, ये डिपेंड करता है कि जो सिलेक्शन की जा रही है उसमें नारकोटिक टेबलेट्स कितनी है। तो ये हमारे लिए सक्सेस कैटेगरी आती है और ये आगे फेलियर कैटेगरी, क्योंकि उसने कहा ना पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा इसका डिसीजन होना है नारकोटिक टेबलेट्स की बेस पे। तो जो टोटल नारकोटिक टेबलेट्स हैं उसकी बेस पे। अच्छा, ये आपने सिर्फ पैरामीटर मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाए हैं कि इस तरह से आप पैरामीटर आइडेंटिफाई करके जो है अगर जरूरत पड़े तो लिखा जा सकता है। बट आई प्रेफर कि जी कैलकुलेशन करने के लिए ना वो प्रॉपर जो फार्मूला वगैरह ना उस जानिब ना जाएं, वो प्रॉपर कैलकुलेशन आप उसी तरह से ही परफॉर्म कर लें जिस तरह से आपको बताई गई है। लाइक अभी मैं इस फार्मूले पे नहीं जाता, मैं आपको कहता हूं अच्छा जी सॉल्व करें। अब जरा लिखें पहले, 3 में से जो 3 की गोलियों की सिलेक्शन की गई है उसमें कितनी नारकोटिक टेबलेट हो तो वो पकड़ा जाएगा। एक भी आ जाए तो पकड़ा जाएगा ना। आप क्या सिलेक्शन भी तो पूरी करनी है। 2 अगर विटामिन पिल्स भी आ जाएं, 3 की सिलेक्शन, वो जो 3 गोलियां हैं उसमें अगर 1 नारकोटिक टेबलेट आ जाए, 2 अगर विटामिन पिल्स भी आ जाती हैं, तो इट मींस कि वो इलीगल पोजेशन की वजह से पकड़ा जाएगा। या और 2 नारकोटिक टेबलेट्स आ जाएं और 1 विटामिन पिल्स आ जाए, then he will be arrested for illegal possession। और 3 नारकोटिक टेबलेट्स आ जाए और कोई भी विटामिन पिल्स ना आए, नो वन, तो आप कह सकते हैं कि he will be arrested for the illegal possession of the narcotic tablets। तो ये 3 सिचुएशंस है। अब इसकी काउंटिंग करें, 6C1, टोटल 6 नारकोटिक हैं C1, और 9 में से 2, ये पहली काउंटिंग हो गई, मल्टीप्लाई, सॉरी क्योंकि और का वर्ड है ना, अबैड। दूसरा आ गया 6C2 और 9C1, तीसरा आ गया 6C0 और सॉरी 6C3 और 9C0 होल डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 15। कितनी सिलेक्ट करनी है जी 3, वो जो पहले किए थे एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन आप जरा हाइपरज्योमेट्रिक पर आ जाएं, चलें उस पर आ जाते हैं। हमने एन फाइंड कर लिया 15, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स 3, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सिलेक्ट कैटेगरी और नंबर ऑफ सक्सेसेस। सक्सेसेस इसको किसको कहना है, नारकोटिक टेबलेट्स को।
ये अब आपके पास एक्चुअली वो जो फार्मूला था के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स। अब जरा नोट करें ये वही चीज है। के कितना है 6, 1 नार्कोटिक टेबलेट, बाकी कितने बच गए 9, सिलेक्शन पूरी करनी थी तो 2, ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये किया करेंगे, आप हाइपरज्योमेट्रिक की बस कंडीशनें पढ़ लें, फार्मूला याद कर लें और ये कह दें कि इसके 3 पैरामीटर्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द सक्सेस कैटेगरी। तो ये हमारे लिए जो है वो काफी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ बॉक्स कंटेन 60 वाइट एंड 99,940 ब्लैक डिस्क्स। 2 कैटेगरीज की डिस्क है, 60 उसमें से वाइट डिस्क है और 99,940 जो है वो ब्लैक डिस्क है। इफ 1000 discs are selected at random, 1000 डिस्क उसमें से सेलेक्ट करनी है, what is the probability that 5 are white discs? ये वही कैटेगरी वाला प्रॉब्लम, 60 वाइट डिस्क हैं, 99,940 ब्लैक डिस्क हैं और टोटल डिस्क की तादाद जो बनती है वो 100,000 है, 1 लाख। कहता है इसमें से 1000 डिस्क सेलेक्ट की गई हैं, 1000 discs are selected at random. What is the probability that 5 are white? बिल्कुल ये हाइपरज्योमेट्रिक का प्रॉब्लम है, छोड़ दें, उस जाने ना जाएं, लेकिन अगर लिखना हो तो आप कह देंगे ये n है और ये n है, ये कंफ्यूजन नहीं होता। अब 2 कैटेगरी के, किसकी प्रोबेबिलिटी है 5, क्या वाइट, वाइट ये k है और ये n माइनस k है, चलें ये भी पूरा हो गया, ये k और ये n माइनस k। अब उसने कहा 5 वाइट होनी चाहिए, 5 वाइट और 1000 सेलेक्ट करनी है ना, इसका काउंट पूरा करना है, तो फिर 995 जो है वो ब्लैक होनी चाहिए, 1000 का काउंट पूरा हो जाएगा। अब जरा इन्हें गिन ले, 60C5 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो है वो 99,940C995, 1000 पूरा हो गया ना, डिवाइडेड बाय 100,000 C1000। आल्दो मैंने पैरामीटर्स भी लिख दिए, लेकिन मैं फार्मूलों में आपको समझाऊं, या k है, ये n माइनस k है, नोट करें। नोट अगर आप करेंगे तो ये एक्चुअली k है, ये x है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये n माइनस k है और ये n सिलेक्ट करने से x कर लिए, 1000 करने से 5 कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग जो है वो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे आप कहें ये तो फिर हम कर लेंगे, नहीं होगा। जरा आप अपने कैलकुलेटर्स पे ये जरा कैलकुलेशन करें, 100,000 C1000 और मुझे इसका आपने आंसर लिखाना है। अपने कैलकुलेटर्स पे इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है, 100,000 C1000 और इसका मुझे आपने आंसर बताना है कि जी क्या आंसर आ रहा है। शाबाश, आप करें, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्या इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट किया। 100,000 C1000। जी अब्दुल रहमान, मैथ एरर, मैथ एरर का वर्ड आ रहा है, बाकियों का भी यही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको याद होगा एक दफा मैंने एक्सप्लेन ये चीज की थी कि मैथ एरर कैलकुलेटर 2 सिचुएशन में देता है, 2 सिचुएशन में। एक सिचुएशन वो कि आप ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए कह रहे हैं
जो कि करना पॉसिबल ही नहीं है। लाइक फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि 1000 टोटल डिस्क है और उस 1000 डिस्क में से 10,000 डिस्क सेलेक्ट करी जा सकती हैं, तो कितने मेथड हैं? आप कहेंगे कितने, क्या एक भी नहीं है, 1000 तो डिस्क 10,000 से कैसे है? इसको भी करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेटर दे रहा है मैथ एरर। अच्छा, यहां लिखा हुआ सही है कि 100,000 में से 1000 सिर्फ सेलेक्ट करनी, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी मैथ एरर आया। तो यहां पर जो मैथ एरर आएगा ये उस वजह से आएगा कि ये कैलकुलेशन करना लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि टोटल जो है वो 1000 डिस्क हैं और आप उनमें से 10,000 डिस्क जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं और फिर गिनना भी चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है वो तो ठीक लग रही है कि जी 100,000 डिस्क हैं, 1000 सिलेक्ट करना है, इसमें तो कोई हार्म नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये मैथ एरर क्यों आ रहा है? अब ये मैथ एरर आ रहा है ड्यू टू लार्ज कैलकुलेशन। अब ये मैथ एरर इस वजह से आ रहा है कि ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है या इतना बड़ा, हमें तो यही लगता है जी फिर क्या हुआ। तो आप तो चूंकि आईटी के स्टूडेंट है और आपको रैम का आइडिया है कि सारी की सारी कैलकुलेशन मेमोरी में सेव होती है, तो मेमोरी की भी तो एक लिमिट होती है ना। जिस तरह से आपके मोबाइल फोन है उसमें भी बेशुमार तो नहीं आप अपना डेटा और अपने मूवी और वगैरह रख सकते, वो मेमोरी कार्ड फिल भी तो हो जाता है ना आपके लिए। तो ये मैथ एरर आ रहा है ड्यू टू लार्ज कैलकुलेशन, नॉट ड्यू टू मैथमेटिकल रॉन्ग कैलकुलेशन। तो ये मैथ एरर जो है वो इस वजह से आ रहा है। तो ओके, ये आई कैप ने चूंकि अपने बुक में प्रॉब्लम दिया हुआ है, उनकी जो स्टडी टेक्स्ट है, तो इसलिए मैंने फिर जरूरी समझा कि एग्जामिनर जो है, देखिए मैंने अंदाजा कैसे लगाया जी क्या आपके लेवल तक है, आपकी मैंने बुक स्टडी की और आई कैप के प्रीवियस पेपर स्टडी किए, वहां से मुझे आइडिया हो गया कि जी ये वाला जो टॉपिक्स हैं ये वो कंसर्न करता है या ये वो देखता है कि ये किस तरह से किए जा सकते हैं। आल्दो ये हाइपर ज्योमेट्रिक का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इससे जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं वो बड़ी कम कर रहे हैं। ये वाली सिलेक्शन जो की जा रही है, टोटल नंबर बहुत बड़ा है, सिलेक्शन बहुत कम हो रही है। जितना इनमें गैप ज्यादा होगा ना, उतनी ही ये जो एनसीएक्स वाली कैलकुलेशन है ना वो नहीं होगी, एनसीएक्स वाली ये नहीं कैलकुलेट, जितना इनमें गैप ज्यादा होगा, बहुत गैप है, बहुत छोटा है ये। हाँ, ये 100,000 की बजाय ये 900,000 होता तो मे भी किसी कैलकुलेटर पे ये सॉल्व हो भी जाता। तो हाइपर ज्योमेट्रिक का प्रॉब्लम था, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक से प्रॉब्लम उस वक्त नहीं हो सकेगा जब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्मॉल हो, काफी स्मॉल हो टोटल ऑब्जेक्ट से। क्या कह रहा हूं? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स स्मॉल n काफी ज्यादा लेस है टोटल ऑब्जेक्ट से जो कि 100,000। अब जी कितना लेस होगा तो वो भी एक इंडिकेटर है। ये मैंने वो हाइपर ज्योमेट्रिक वाला काम लिख दिया, टोटल ऑब्जेक्ट्स 100,000, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट 1000, सक्सेस पॉपुलेशन के वाइट को इसलिए कहना है कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो वाइट में है, एंड द नंबर ऑफ सक्सेस सिलेक्टेड दैट इज द वाइट डिस्क। और प्रॉब्लम हमने आपको कहा कि नहीं हो पा रहा हमसे, यही मैंने यहां पर लिखा जी आपने कैलकुलेटर से इसे करने की कोशिश की है तो कैलकुलेटर कहता है मैथ एरर। तो लग तो ऐसे रहा था जी बिल्कुल हमने पहले भी ऐसी प्रॉब्लम की है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जबकि ये ऐसा नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बाइनोमियल को यूज कर ले। आल्दो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन ये थ्योरेटिकली प्रूफ किया गया है कि एक्सपेरिमेंट अगर हाइपर ज्योमेट्रिक का भी हो तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अगर उस प्रॉब्लम को, जो कि देखने में तो टिपिकल हाइपर ज्योमेट्रिक का है, लेकिन अगर उसको आप बाइनोमियल से कर लें तो ये प्रूफ किया गया है यू विल गेट द सेम आंसर। और वो कंडीशन है क्या? इफ n दैट इज द सिलेक्शन, जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल हो, किससे? relative to the n से। if n that is the selection is very small relative to the capital N that is the total objects। हाँ जी, समझ गए बात? अब जब भी हाइपर ज्योमेट्रिक का प्रॉब्लम हो
और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स काफी स्मॉल हो टोटल ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में, और आगे मैंने ये कंडीशन भी बता दी कि कितना स्मॉल हो। टोटल सब्जेक्ट का आज भी आपने परसेंटेज पढ़ी थी 5% ऑफ टोटल। टोटल ऑब्जेक्ट्स का 5% ले लें, आप कहें जी टोटल ऑब्जेक्ट्स का 5% तो काफी कम नंबर है। अगर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट उससे भी कम हो जाए, यानी कि टोटल का 5% से भी कम हो जाते हैं, तो देन हम कह देते हैं कि आप बाइनोमियल को यूज कर सकते हो एज कंपेयर टू हाइपरजोमेट्रिक। एंड 5% ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स 5000 बनता है। तो हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 1000, और वो लेस है 5% ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट से भी लेस है। तो इसका मतलब है क्या हो गया, ये इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू एन। क्यों? क्योंकि 5% लिया, वो 5000 बनता था, तो सिलेक्शन जो करनी है वो तो 5000 से भी कम है। तो अब हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया, हम बाइनोमियल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बाइनोमियल से करने के लिए तो हमें दो पैरामीटर चाहिए, एन और पी। एन ये तो वही है। अब वहां पर हमें पी भी चाहिए। पी क्या होता है याद करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस किसे कहना है? सक्सेस कहना है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हाइट बॉल की, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन व्हाइट बॉल? 60 है व्हाइट 100,000 में से, तो ये व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट डिस्क, और ये आ गया नंबर ऑफ व्हाइट डिस्क। अब आप जरा फार्मूला लगा दें। 5 व्हाइट डिस्क की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, 1000 डिस्क सिलेक्ट की जा रही हैं, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, देखें ये उसने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दी, जो कि पहले शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कैलकुलेट करना, पॉसिबल नहीं हो रहा था। क्यों? ये वाली कैलकुलेशन हमारे कैलकुलेटर भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो कंडीशन पूरी हो गई। देखने में वो हाइपरज्योमेट्रिक का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कैलकुलेटर इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनकी जो एक क्या करते हैं कैलकुलेशन की हिम्मत है उससे भी बाहर चले गया। ये कहते हैं हमारी हिम्मत जवाब देगी, ये तो इसकी भी हिम्मत जवाब देगी। ठीक है जी, तो आप इसको करें, ये हमारा हाइपरज्योमेट्रिक वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इवन अगर आपको कल भी कोई इश्यू आएगा तो देन आप मुझसे डिस्कस करेंगे कि ये हमें प्रॉब्लम है। और इसके बाद हम आप समझ लें